नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज की मेरी इस प्रेजेंटेशन में मैं oogenesis का थर्ड लेक्चर जो है वो देने जा रही हूँ। इससे पहले के मेरे 2 लेक्चर्स जो हैं उसमें हमने ये जाना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किस तरीके का होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड वाला जो मेरा लेक्चर था वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड था, और आज हम जो ये थर्ड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम oogenesis के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। oogenesis क्या होता है? oogenesis वह प्रोसेस है जिसके द्वारा फीमेल इंडिविजुअल की गोनाड्स में यानी कि ओवरीज के अंदर मैच्योर फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। oogenesis 3 फेजेस में कंप्लीट होता है ये प्रोसेस। एक तो मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर होती है ग्रोथ फेज एंड थर्ड इज मैच्योरेशन फेज। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज की। मल्टीप्लिकेशन फेज oogenesis के अंदर इसका जो मल्टीप्लिकेशन फेज जो है वो फीटल डेवलपमेंट के समय ही स्टार्ट हो जाती है। जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी कि जब फीमेल इंडिविजुअल अपनी मदर के अंदर डेवलप हो रहा होता है, तो उसकी जो ओवरीज होती हैं उनकी जर्मिनल एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं जो हैं वो जो दूसरी जो फीटस की कोशिकाएं हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ी लार्ज हो जाती हैं, और ये कोशिकाएं जो है बार बार माइटोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर के मिलियंस ऑफ oogoनियाज जो हैं उनकी फॉर्मेशन करती हैं। इसके बाद यानी कि फीटस के अंदर यहीं पर oogoनियाज जितने बनने होते बन जाते हैं। बर्थ के बाद किसी भी प्रकार के oogoनियाज जो है उनकी फॉर्मेशन नहीं होती है। ये oogonia सेल जो है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा बार बार डिवाइड होकर के प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पर इस जगह यही दिखाया गया है कि बर्थ के पहले ही oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और बर्थ के पहले प्राइमरी oocyte तक बन जाता है, और उसके बाद यह जो है प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के यह प्राइमरी oocyte जो है वो स्थिर हो जाता है। यहाँ पर जाकर के इसकी जो ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, बचा हुआ जो प्रोसेस होता है, जब फीमेल इंडिविजुअल जब मादा प्यूबर्टी जो है उसमें स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी अटेंड कर लेती है वो, तो उसके बाद में बचा हुआ जो प्रोसेस है oogenesis का उसके बाद में होता है। इस जगह यदि हम देखें तो oogenesis का जो प्रोसेस है वो क्लियरली 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। ये वाली फेज जो है oogoनियम से oogonia तक जो है वो कहलाती है मल्टीप्लिकेशन फेज। यहाँ से प्राइमरी oocyte तक ग्रोथ फेज, और इसके बाद जो है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte तक ये वाली जो फेज है वो मैच्योरेशन फेज कहलाती है। यहाँ पर मैच्योरेशन फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होता है जो कि अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, और इसके बाद सेकेंडरी oocyte से जब जो ओवम बनता है तो यहाँ पर सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है जो कि समसूत्री विभाजन होता है। सेकेंड फेज oogenesis की ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज जो है प्राइमरी oocyte की काफी लंबी होती है। ह्यूमन फीमेल में जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सभी जो oogoनियाज जो होते हैं वो बर्थ के पहले प्रेजेंट होते हैं। oocyte जो है बर्थ के पहले प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें किसी प्रकार की प्यूबर्टी तक कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। बाद में जब प्यूबर्टी के बाद में ये एक के बाद एक ग्रो होते हैं, एक के बाद एक इनका साइज बढ़ता चला जाता है, और इस ग्रोथ फेज के दौरान जो oocyte होता है उसमें बहुत सी तरीके के परिवर्तन होते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो चेंज होता है प्राइमरी oocyte में वो है इसका जो साइज होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। और साइज के अंदर ये जो इंक्रीज होता है, ये जो साइज में जो बढ़ता है वो रिजर्व फूड के एक्यूमुलेशन की वजह से बढ़ता है। रिजर्व फूड जो है वो एक्यूमुलेट होता चला जाता है, और इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यह रिजर्व फूड जो होता है योग की फॉर्मेशन योग के रूप में होता है। योग जो है वो प्रोटीन और फैट के द्वारा बना हुआ होता है। इस रिजर्व फूड की वजह से ये जो पोर्शन होता है वो काफी हैवी हो जाता है।
योक जिस पोर्शन में होता है वो काफी हैवी हो जाता है। तो यह हैवी होने की वजह से एग के जो लोअर पोर्शन में आकर के कंसंट्रेट हो जाता है और एग के इस पार्ट को वेजिटेटिव पोल कहते हैं। यहाँ पर oocyte का जो बचा हुआ जो एक्टिव साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस होता है वो योग के द्वारा सेपरेट होकर के ऊपर की तरफ अपर पोर्शन में चले जाते हैं और ये जो पोर्शन होता है वो एग का एनिमल पोल बनाता है। ग्रोथ फेज के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर काफी इंक्रीज हो जाता है और कुछ केसेस में वो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स की फॉर्म में एक जगह पर कंसंट्रेट होने लगते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। oocyte के चारों ओर पतली विटेलाइन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है और डीएनए का अमाउंट जो है वो भी काफी अधिक बढ़ जाता है। इससे न्यूक्लियर सैक, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस जो है वो साइज में इंक्रीज हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इस दौरान जीन एम्प्लीफिकेशन होता है। जीन एम्प्लीफिकेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन्स विदाउट माइटोसिस जो है उसको जीन एम्प्लीफिकेशन या रेडुंडेंसी कहते हैं। और इस जीन एम्प्लीफिकेशन के दौरान जो राइबोसोमल आरएनए है उसके न्यूक्लियोलर जीन जो कि राइबोसोमल आरएनए के लिए कोडेड होते हैं और जो कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर पर उपस्थित होते हैं वो बार बार मल्टीप्लाई होते हैं और राइबोसोमल आरएनए की रैपिड सिंथेसिस करते हैं। इसको जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। इस तरीके से विभिन्न एक्टिविटीज के द्वारा जब प्राइमरी oocyte पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है, तो उसके बाद में वो मैच्योरेशन फेज के अंदर एंटर करता है। मैच्योरेशन फेज oogenesis में जो मैच्योरेशन फेज है वो उसके अंदर दो मैच्योरेशन डिवीजन होते हैं। जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है वैसा ही oogenesis में भी होता है। इसमें जो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन है वो मियोटिक प्रकार का होता है यानी कि अर्धसूत्री होता है और जो दूसरा डिवीजन होता है मैच्योरेशन डिवीजन वो माइटोटिक यानी कि समसूत्री प्रकार का होता है। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है उसमें प्राइमरी oocyte डिवाइड होकर के दो अनइक्वल हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करता है। इनमें से जो बड़ी वाली कोशिका होती है वो सेकेंडरी oocyte कहलाती है और एक बहुत छोटी स्मॉलर कोशिका बनती है जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी या पोलोसाइट कहा जाता है। यहाँ पर ये देखने की बात है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें यहाँ पर होने वाले डिवीजन जो है वो इक्वल डिवीजन होता है और वहाँ पर यहाँ पर oogenesis के अंदर अनइक्वल डिवीजन होता है। जो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है उसमें जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो भी डिवाइड होकर के दो सेकेंड पोलर बॉडी बना सकती है और सेकेंडरी oocyte जो है वो डिवाइड होता है। यहाँ पर भी डिवीजन सेकेंडरी oocyte के अंदर यहाँ पर भी डिवीजन अनइक्वल होते हैं और दो डॉटर सेल्स बनती हैं। उनमें से एक जो लार्ज होती है वो ooted या ओवम कहलाती है और दूसरी वाली जो बहुत स्मॉल होती है वो सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो कहलाती है। इस तरीके से मैच्योरेशन डिवीजन जो है उसके द्वारा एक ओवम बनता है और तीन नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। ओवम जो होता है वो एक्चुअल फीमेल गैमेट होता है। पोलर बॉडीज किसी भी प्रकार के आगे के किसी भी प्रकार के मल्टीप्लिकेशन या डेवलपमेंट में काम में नहीं आती हैं और ये जो है डीजनरेट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से oogenesis के रिजल्ट से केवल एक ही ओवम की फॉर्मेशन होती है एक प्राइमरी oocyte के द्वारा। बहुत से वर्टिब्रेट्स के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है उसके साथ ही वो ग्रोथ फेज के साथ ही स्टार्ट हो जाता है और सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन जो होता है वो जब स्टार्ट होता है जबकि स्पर्म जो है वो एग को एक्टिवेट कर देता है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ओवम ओवरी से सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में या सेकेंडरी oocyte स्टेज में बाहर आ जाता है और इसके बाद ये ओवरी से बाहर आकर के पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट में और ओविडक्ट में आने के बाद में स्पर्म जो है वो
एंटर करता है और सेकेंडरी oocyte में फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके बाद जब स्पर्म एंटर करने लगता है उसी दौरान सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन जो होता है वो होता है और सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवम के अंदर बदल जाता है और तुरंत बाद फर्टिलाइजेशन होता है जिससे कि जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ oogenesis, oogenesis का क्या महत्व है? oogenesis में एक ओगोनियम से केवल एक ही ओवम बनता है और 3 पोलर बॉडीज जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। पोलर बॉडीज में बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और इससे क्या होता है कि जितना भी मटेरियल होता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो ओवम में चला जाता है और यह जो साइटोप्लाज्म और जो रिजर्व फूड होता है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरीके से 3 पोलर बॉडीज बनने की वजह से जो oogenesis जो है उसमें बनने वाला ओवम जो है वो अपने जो फंक्शंस हैं उनको प्रॉपरली कर पाता है। दूसरा ये है कि पोलर बॉडीज की फॉर्मेशन होती है, इसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर जो है ओवम के अंदर वो मेंटेन रहते हैं। मियोसिस के दौरान जब oogenesis होती है तो उस दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है जिससे कि वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं आती हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेरिएशन जो है वो डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हमने दोनों ही प्रोसेस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल गोनाड्स में होता है, ये फीमेल गोनाड्स में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है जबकि oogenesis जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 फंक्शनल स्पर्म की फॉर्मेशन होती है जबकि oogenesis में केवल एक फंक्शनल ओवम बनता है और 3 पोलर बॉडीज बनती हैं जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में किसी प्रकार की पोलर बॉडीज नहीं बनती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान होने वाले सारे डिवीजन जो हैं वो इक्वल होते हैं जबकि oogenesis में होने वाले जो डिवीजन्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं जिनमें कि अनइक्वल सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की ग्रोथ फेज काफी छोटी होती है जबकि oogenesis के अंदर क्योंकि योग की फॉर्मेशन होती है इसकी ग्रोथ फेज जो है काफी लंबी होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में बनने वाला जो स्पर्म होता है वो स्मॉल होता है, मोटाइल होता है और एक्टिव होता है जबकि ओवम जो है लार्ज साइज्ड होता है, नॉन मोटाइल होता है और रिसेप्टिव होता है। स्पर्म के अंदर किसी भी प्रकार का योग नहीं बनता है जबकि बनने वाले ओवम जो है उसके अंदर योग पाया जाता है। तो यह था कंप्लीट प्रोसेस oogenesis के बारे में। नेक्स्ट हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।